वेताल कथा ज्ञानी मूढ़। धुन का पक्का विक्रमार्क पुनः पेड़ के पास गया। उसने पेड़ से शव को उतारा और उसे अपने कंधे पर डाल वह मौन होकर यथावत श्मशान की ओर जाने लगा। तब शव के अंदर छिपे वेताल ने कहा, राजन, तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस सुनसान श्मशान में अपने प्राणों को संकट में डालकर घोर परिश्रम कर रहे हो और सफलता नहीं मिलने पर भी निराशा तुम्हें छू तक नहीं जाती। तुम्हारा साहस और धैर्य सचमुच प्रशंसनीय है। फिर भी मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यह सब किसकी प्रेरणा से कर रहे हो, अपने अंदर छिपे मूर्ख की प्रेरणा से या अपने अंदर के ज्ञानी की प्रेरणा से, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर दोनों ही होते हैं। कभी कभी व्यक्ति के अंदर का मूड उसके अंदर के ज्ञानी पर हावी हो जाता है। मुझे तुम्हारे बारे में भी यही संदेह हो रहा है, क्योंकि राजा होकर भी इस आधी रात में स्वच्छंद होकर निरुद्देश्य घूमने का काम कोई ज्ञानी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक ऐसे ही मूढ़ युवक कलाकार की कथा सुनाता हूँ, जिसका नाम विराट शर्मा था। इतना कहकर वेताल यों कहानी सुनाने लगा है। बहुत पहले की बात है। चक्रवाक नामक राज्य में शशिधर नाम का राजा राज्य करता था। उसकी एकमात्र पुत्री शंपालता देवकन्यासी अनुपम था। घर पहुंचते ही विराट शर्मा ने अपने पिता से राजा की घोषणा की चर्चा की और पूछा कि राजकुमारी को बिना देखे हूबहू वैसा ही शिल्प बनाना कैसे संभव हो सकता है। बेटे की बात पर वृद्ध शिल्पी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है। इस बात को लेकर सभी शिल्पी चिंतित हैं। यह कार्य अवश्य असंभव सुंदरी थी। उस समय की परंपरा के अनुसार राज परिवार की स्त्रियों को परपुरुष को देखना मना था। इसलिए चक्रवाक की प्रजा को यह मालूम नहीं था कि शंपालता कितनी सुंदर है। एक दिन शंपालता ने अपने पिता से अपनी एक प्रतिमा बनवाने की इच्छा प्रकट की। अपनी एकलौती बेटी की इच्छा की पूर्ति के लिए राजा शशिधर ने राज्य भर के निपुण शिल्पियों को आमंत्रित किया। राज्य के बड़े बड़े कलाकार अपना भाग्य आजमाने के लिए आए। वे जानते थे कि परंपरा के अनुसार राजकुमारी को देख नहीं सकते और उसे देखे बिना उसकी प्रतिमा बनाना संभव नहीं है। फिर भी उन शिल्पियों ने अपनी कल्पना से राजकुमारी की एक से एक बढ़कर सुंदर प्रतिमाएं बनाई, किंतु एक भी प्रतिमा राजकुमारी के अनुपम सौंदर्य को प्रतिबिंबित नहीं कर सकी। इसलिए राजकुमारी को किसी का शिल्प पसंद नहीं आया। तब राजा ने राज्य के और अच्छे कलाकारों को आकर्षित करने के लिए यह घोषणा कराई कि जो भी शिल्पी राजकुमारी की अद्भुत प्रतिमा बनाएगा उसे राज्य का प्रधान शिल्पी बना दिया जाएगा। उस समय देश के सरहदी प्रांत वज्रकूट से विराट शर्मा अपने माता पिता को देखने के लिए स्वदेश लौट रहा था। वह वज्रकूट में शिल्पकला की शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उसे इस घोषणा से बहुत आश्चर्य हुआ। विराट शर्मा का पिता प्रकंपन शर्मा राजस्थानी शैली का एक सुप्रसिद्ध शिल्पकार था। वृद्धावस्था के कारण उसने अब कार्य करना बंद कर दिया था। घर पहुंचते ही विराट शर्मा ने अपने पिता से राजा की घोषणा की चर्चा की और पूछा कि राजकुमारी को बिना देखे हूबहू वैसा ही शिल्प बनाना कैसे संभव हो सकता है। बेटे की बात पर वृद्ध शिल्पी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है। इस बात को लेकर सभी शिल्पी चिंतित हैं। यह कार्य अवश्य असंभव है, किंतु योग और मंत्रतंत्र से प्राप्त अलौकिक शक्तियों से इसे संभव बनाया जा सकता है। यदि कलाकार योग और ध्यान की क्रिया में प्रवीण हो तो मन को केंद्रित करके नमूने का वास्तविक स्वरूप अपनी दृष्टि में ला सकता है। प्राचीन काल के कलाकारों ने योग द्वारा यह दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी। इसीलिए उन्होंने मंदिरों की दीवारों में अवतारों और देवताओं की मूर्तियां अंकित कर दी। यह कार्य मंत्रतंत्र जानने वालों की सहायता से भी किया जा सकता है। उनमें अलौकिक शक्तियां होती हैं जो हर असंभव को संभव बना सकती हैं। हमारे राज्य की आग्नेय दिशा के अरण्य प्रदेश में हर महीने की अमावस्या को यक्ष जाति के लोग एकत्र होते हैं।
ये देवगणों में सबसे अधिक मंत्र तंत्र कोविद हैं। उनकी सहायता प्राप्त होने पर यह संभव हो सकता है। परसों ही अमावस्या आने वाली है, लेकिन उनकी सहायता प्राप्त करना कैसे संभव होगा? मैं राजकुमारी का शिल्प बनाकर प्रधान शिल्पी बनना चाहता हूँ, चिंतित स्वर में विराट शर्मा ने कहा। फिर विलंब क्यों करते हो? साहस करो, क्योंकि साहस ही सफलता की कुंजी है। मैं भी राज्य का प्रधान शिल्पी बनना चाहता था, किंतु बन न सका। यदि तुम बन सके तो सबसे अधिक आनंद और संतोष मुझे मिलेगा। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि कुछ लोगों ने यक्षों की कृपा और सहायता से अपनी असंभव महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। तुम भी अपने भाग्य को आजमा सकते हो, पिता ने पुत्र को प्रोत्साहित किया। अपने पिता का आशीर्वाद लेकर वह दूसरे दिन सवेरे ही घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। ठीक अमावस्या के दिन सूर्यास्त होते होते वह यक्षों के प्रदेश में पहुंच गया। विराज ने वहां एक सरोवर के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने घर से लाई रोटियां खा लीं और सरोवर का पानी पीकर विश्राम करने लगा। मार्ग की थकावट के कारण उसकी आंखें लग गईं। थोड़ी देर में दो सुंदर स्त्रियों की खिलखिलाहट सुनकर उसकी नींद खुल गई। उन स्त्रियों के वेश, विन्यास और अलौकिक पुष्पों के उनके आभूषणों से उसे विश्वास हो गया कि ये हो न हो यक्ष कन्याएं हैं। इनका अलौकिक सौंदर्य मानवीय नहीं हो सकता। वह यक्षकन्याओं से बात करने में संकोच कर रहा था। तभी एक कन्या उसके पास आकर बोली, मानव युवक, इस घनघोर अंधेरी रात में यक्षों के अरण्य प्रदेश में आने का तुमने कैसे साहस किया? विराट शर्मा ने सविनय प्रणाम करते हुए उन्हें अपनी कहानी सुना दी और अपने कार्य में उनसे सहायता की याचना की। उस यक्षकन्या ने दूसरी यक्षिणी से संकेत से बात करके कहा, बिना देखे किसी मनुष्य की प्रतिमा बनाना सचमुच असंभव कार्य है, किंतु हम दोनों यक्षकन्याएं तुम्हारे इस असंभव कार्य को एक शर्त पर संभव बना सकती हैं। मेरा नाम चपला है और मेरी सहेली का नाम चंचला है। हम दोनों इस अरण्य की शोभा बढ़ाने के लिए अपनी अपनी प्रतिमा बनवाना चाहती हैं। यदि तुम हम दोनों की मूर्तियां गढ़ सको तो तुम्हारे लिए तुम्हारी राजकुमारी को हम यहीं ला देंगी। विराट शर्मा ने तुरंत उनकी शर्त मंजूर कर ली। चपला ने तब चुटकी बजाकर कुछ मंत्रोच्चार किया और चंचला को स्पर्श करते हुए कहा, लो यह है तुम्हारी राजकुमारी शंपालता। अब तुम इसे देखकर इसकी प्रतिमा बना लो। दूसरे ही क्षण चंचला के स्थान पर राजकुमारी शंपालता खड़ी थी। विराट शर्मा यह देखकर स्तंभित रह गया। लेकिन चंचला कहाँ है? आश्चर्यचकित विराट शर्मा ने कहा, मैं ही चंचला हूँ, लेकिन राजकुमारी के रूप में। क्या यह मेरे कंठस्वर से पता नहीं चलता? राजकुमारी के रूप में चंचला ने कहा, वाह, अद्भुत चमत्कार! तुम यक्षिणियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन अब राजकुमारी की प्रतिमा तराशने के लिए मुझे श्वेत संगमरमर की आवश्यकता है, और उससे भी अधिक आवश्यक है प्रकाश, जिसमें मैं राजकुमारी और संगमरमर के शिल्प को देख सकूं। चपला ने फिर चुटकी बजाकर कुछ मंत्रोच्चार किया और दूसरे ही क्षण संगमरमर का पत्थर आ गया और राजकुमारी पर चांदनी जैसा प्रकाश फैल गया। विराट शर्मा ने तुरंत अपने साथ लाए संगतराशि के उपकरणों से पत्थर पर शिल्प का कार्य प्रारंभ कर दिया। उसके कार्य की धीमी गति को देखकर चंचला ने कहा, तुम्हारे काम की गति धीमी है, इसलिए तुम्हारे उपकरणों में 100 गुना अधिक वेग भर रही हूं। काम यथाशीघ्र पूरा करो। विराट शर्मा ने तल्लीनता से काम करके 1 घंटे में राजकुमारी की प्रतिमा तैयार कर दी। फिर दोनों यक्षिणियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हुआ वह बोला, आप लोगों की कृपा से ही यह असंभव कार्य पूरा हो सका। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब यदि एक और कृपा करके के इस कलाकृति को मेरे घर पहुंचा दें तो अगली है अमावस्या को आकर आप दोनों की मूर्तियां बना दूंगा। आंखें बंद करो। यह भी हो जाएगा, दोनों यक्षिणियों ने कहा।
उसने जैसे ही आंखें बंद की कि पलक मारते ही राजकुमारी की प्रतिमा उसके घर के आंगन में पहुंच गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने आंखें खोलते ही देखा कि वह प्रतिमा के साथ स्वयं भी अपने घर के आंगन में खड़ा है। तब तक सूर्योदय हो गया था और सूर्य की सुनहरी किरणों में राजकुमारी का अनुपम सौंदर्य मानो जीवंत हो उठा था। विराज ने सारा वृतांत अपने पिता को सुनाकर कहा, पिताश्री, यह सब आप आशीर्वाद तथा प्रोत्साहन से ही संभव हो सका। विराज शर्मा ने तत्पश्चात राजा को यह संदेश भेजवाया कि राजकुमारी की प्रतिमा तैयार है, इसे राजमहल में मंगवाने का प्रबंध करें। राजा ने जब प्रतिमा को राजमहल में मंगवाकर सपरिवार देखा तो वह प्रतिमा की अद्वितीय सुंदरता, परिपूर्णता और उच्च कोटि की शिल्पकारिता देखकर अवाक रह गया। उसे लगा कि वह प्रतिमा नहीं बल्कि उसकी बेटी शंपालता स्वयं जीवंत रूप में खड़ी है। शंपालता उसे देखकर आनंद से आह भरती हुई बोली, लगता है मैं दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही हूँ। यह किसी मानवीय हाथ की कलाकृति नहीं बल्कि किसी जादुई अंगुलियों का चमत्कार है। राजा शशिधर ने अपने वचन के अनुसार किसी शुभ मुहूर्त पर विराज शर्मा को राज्य का प्रधान शिल्पी बनाने की घोषणा कर दी और विराज शर्मा को बुलाकर उसकी कला की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारा शिल्प बेजोड़ है। तुम्हारे समान महान शिल्पी शायद ही कोई दूसरा संसार भर में हो। हमारी भाभी की पुत्री मंजुला शामंतक नगर से आज ही मेरी बेटी की प्रतिमा देखने आई है। उसने तुम्हारी कलाकृति की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसका शिल्पकार विश्वकर्मा से कम नहीं है। उसकी तीव्र इच्छा है कि तुम उसकी भी एक ऐसी ही प्रतिमा बना दो। उसकी प्रतिमा पूरी होने के 2 दिनों के बाद राज्य का प्रधान शिल्पी नियुक्त कर दिए जाओगे। राजा की यह बात सुनकर विराज शर्मा हतोत्साहित और निस्तेज हो गया और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोला, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। घर लौटकर उसने अपने पिता को सारा वृतांत बताते हुए कहा, कल सवेरे ही हम दोनों वज्रकूट स्थित अपने गुरु की शिल्पशाला चले जाएंगे। वह हमारे राज्य की सीमा से बाहर है और वहां का राजा महाराज शशिधर से अधिक समर्थ और ज्ञानी है। वेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजन, विराज शर्मा अपनी कला का मर्मज्ञ है, ज्ञानी है, फिर भी उसके अंदर एक मूढ़ और बुद्धिहीन व्यक्ति भी है, जिसके प्रभाव में आकर वह हाथ में आए सफलता के अवसर को खो देता है। एक समय वह राज्य का प्रधान शिल्पी बनने का सपना देखता था। उसकी पूर्ति के लिए कठिन से कठिन संकट झेलने को तैयार था। और अब जब यह प्रधान शिल्पी बनने ही वाला था कि उसकी सारी आकांक्षा, सारा उत्साह नष्ट हो गया। उन्होंने बिना विचारे सामने आए स्वर्णिम अवसर को जाने दिया। जिस प्रकार उसने यक्षिणियों की सहायता से राजकुमारी की प्रतिमा बनाई थी, उसी प्रकार वह मंजुला की प्रतिमा भी बना सकता था। यक्षिणियों की प्रतिमा बना देने के बाद यह काम कठिन नहीं होता। उसके बाद वह राज्य का प्रधान शिल्पी बनकर दुर्लभ राजकीय प्रतिष्ठा और अपार संपदा का स्वामी हो सकता था। लेकिन यह सब ठुकराकर देश छोड़ अन्य राज्य में जाने का उसका निर्णय क्या अविवेकपूर्ण नहीं है? मेरे विचार से वह ज्ञानी होते हुए भी मूढ़ है, क्योंकि उसने तुम्हारी ही तरह साहस और परिश्रम द्वारा किए गए फल की चिंता नहीं की। मेरे इस संदेह का जानते हुए भी समाधान नहीं करोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमार्क ने अपना मौन भंग करते हुए कहा, इस संसार में कितनी ही उचित अनुचित परंपराएं प्रचलित हैं। राजा शशिधर के वंश की यह परंपरा भी कि शिल्पी राजकुमारी को देखे बिना उसकी प्रतिमा बना दे, अनुचित, मूर्खतापूर्ण और असंभव है। फिर भी विराज शर्मा ने अपने पिता की सलाह पर यक्षिणियों से सहायता लेकर इस असंभव को भी संभव बना दिया। लेकिन राजा ने इस असाध्य कार्य को साध्य बनाने का रहस्य जानने की कोशिश नहीं की। यह उसकी जड़ता और मूर्खता का परिचायक है। अभी विराज शर्मा प्रधान शिल्पी बना भी नहीं था कि उसे मंजुला की वैसी ही प्रतिमा बनाने का राजा द्वारा आदेश दिया गया।
प्रधान शिल्पी बन जाने के बाद पता नहीं उसे और कितनी ही स्त्रियों की बिना उन्हें देखे प्रतिमा बनानी पड़ती। यक्षिणियों से बार बार सहायता लेना संभव नहीं था और उनकी सहायता के बिना यह कार्य असंभव था। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचा कि मूर्ख और अविवेकी राजा के अधीन प्रधान शिल्पी बनने की अपेक्षा अपने कला मर्मज्ञ गुरु के साथ रहकर कला की सेवा करना अधिक सार्थक और संतोषप्रद होगा, और इसी में उसकी और उसके पिता की भलाई है। इसलिए विराज शर्मा का यह निर्णय सही, विवेकपूर्ण और सुख संतोषप्रद है, मूर्खतापूर्ण नहीं। राजा के मौन भंग होते ही वेताल शव सहित अदृश्य हो गया और पेड़ पर जा बैठा। पट्टाभी की रचना के आधार पर